हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज। इस चैप्टर के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, मैंने सारा सब कुछ इस चैप्टर में कवर कर दिया है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ इस चैप्टर में कवर हो चुका है। तो आइए चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ यशपाल जी जो इसके लेखक हैं चैप्टर के, इसके बारे में बताते हैं। जो यशपाल जी हमारे लेखक हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है लखनवी अंदाज। ठीक है, चलिए। तो यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यानी इनका जन्म याद रखेंगे आप, 1903 पंजाब के। अब आप बता रहे हैं कि अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यशपाल यशपाल जो लेखक हैं उनका जीवन कर्तृत्व एवं उनका परिचय संक्षेप में लिखिए। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट लिखना है। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। एक ये लाइन कर लेंगे। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1903 में। मृत्यु याद रखेंगे। और उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? ये या प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। ठीक है, इतना करेंगे। जीवन कर्तृत्व अभी आपके क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। और अब यहाँ पे आप उनकी 2-3 गद्य कृतियां ये भी याद रखें, ठीक है। कौन कौन से उनके कहानी संग्रह हैं? तो ये देखिए, ज्ञानदान, तर्क और तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का करता उल्लेखनीय है। ठीक है, उनका झूठा सच उपन्यास एक याद रख लेंगे। बस इतने याद कीजिए, अब ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतने आप याद करेंगे खूब है। ठीक है, तो ये इतना लिख देंगे। आपको क्या क्या लिखना है? यशपाल जी का जीवन कर्तृत्व एवं परिचय संक्षेप में लिखिए। तो आप उनका जन्म, यहाँ से ये जितना भी हम यहाँ तक बताएं ये तो आपको लिखना ही है। और साथ में उनकी जो ये गद्य कृतियाँ हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं बात की गहराई, ये वाली जो गद्य कृतियाँ हैं इनको भी आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फटाफट से। चलिए, अब यहाँ हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है लखनवी अंदाज। तो अब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली इस चैप्टर को अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक ये होगा जहाँ पे अपन समझेंगे कि जो लखनवी अंदाज है उस वो कैसे लेखक जो हैं वो ट्रेन में चढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या होगा हमारे स्पेसिफिकली, दूसरी चीज़ ये होगी, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, दूसरी चीज़ जो होगी वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। ये दूसरा टॉपिक होगा हमारा यहाँ तक, ठीक है। ये सेकंड पैरा होगा, ठीक है। और जो थर्ड पैरा होगा वो ये वाला होगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो थर्ड पैरा होगा ये वाला, ठीक है। चलिए, तो अभी 3 पैरा स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कहाँ ब्रेक लेना है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ ब्रेक लेना है आपको वो भी हम बताएंगे। और जो जो हम क्वेश्चंस देंगे इस चैप्टर में वो आपको एक कॉपी में नोट करके रखना है, नहीं अलग से, वो इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन भी बताते जाएंगे बीच बीच में, आपको पता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है, अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुस्फिल। मुस्फिल क्या होता है कि जो ऐसी जगह, ऐसा स्थान होता है, ये एक स्थान का नाम है मुस्फिल, जहाँ ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ठीक है, उसे कहते हैं। तो मुस्फिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर। अब देखिए इधर जो नवाब साहब होते हैं, अपने जो लेखक है, सॉरी, जो लेखक हैं वो मुस्फिल यानी जो एक स्थान का नाम है, वहाँ की जो पैसेंजर ट्रेन है वो चल पड़ने की उतावली की फुकार रही थी, यानी वो चल पड़ने की जल्दी में थी, यानी मुस्फिल ट्रेन अब चलने ही वाली थी। तो लेखक ने क्या सोचा कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, ठीक है। तो लेखक ने पहले सोचा कि जो सेकंड क्लास में अगर अपन जाएंगे तो उसके दाम अधिक लगेंगे, और लेखक को क्या था, दूर तो जाना नहीं था, ठीक है। तो अब लेखक ने अपना विचार यहाँ बदल लिया। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक ने क्या किया कि अब लेखक ने विचार बदल लिया। लेखक ने देखा कि भीड़ भीड़ भी नहीं होगी सेकंड क्लास में, क्योंकि सेकंड क्लास में अपन स्पेसिफिकली अपन खुद बैठ जाएंगे और एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने, यानी कोई नई कहानी जो बना रहे हैं लेखक, क्योंकि ये लेखक है तो कहानी लिखते हैं, तो नई कहानी के बारे में सोच सकने और खिड़की से जो बाहर का प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बा ही ले लिया। तो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक अपन ने एक वर्ड मीनिंग समझी, मुस्फिल ट्रेन, ठीक है। और हमने क्या समझा कि लेखक जो थे वो सेकंड क्लास के डब्बे में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि भीड़ से बचकर, ये आप याद रखेंगे, एकांत में नई कहानी के संबंध में और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य, ये 3 शब्द याद रखेंगे। खिड़की से बाहर, भीड़ से बचकर और एकांत में नई कहानी, समझ रहे हैं 3 शब्द। अब यहाँ से पहला टॉपिक हो चुका है, यानी पहला हमने ये पढ़ लिया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या क्या आएंगे वो मैं आपको बताते चलता हूँ। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है वो पहला ये बनेगा, लखनवी अंदाज पाठ की विधा क्या है। विधा होती है कि किसी भी कहानी या किसी भी लेखन को लिखने की एक विधा होती है, जैसे व्यंग्यात्मक हो गया, संस्मरण हो गया, ठीक है। तो ये होती है विधा, ठीक है, एक तरीका होता है लिखने का। तो ये कहानी जो है, हमारे जो लेखक हैं जिसका नाम यशपाल है, उन्होंने व्यंग पे लिखी है। तो आप इसका जो आंसर देंगे वो देंगे व्यंग्यात्मक। क्या देंगे? व्यंग्यात्मक कहानी है। इसकी विधा क्या है?
व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग पे लिखी गई है ये, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेखक ने किस कारण से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया, यानी जो लेखक हैं उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो अब आप ये लिखेंगे यहाँ से, जो हम अंडरलाइन कर रखे हैं ये इतना पक्का हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं सेकंड जो टॉपिक है, यानी जो सेकंड पैरा अपन पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली। अभी रुकिए, अभी हम ब्रेक दे देंगे आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए सेकंड, गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जड़ा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमाल के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन था, मतलब कि नवाब साहब जो थे उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और गाड़ी छूट रही थी, उसके डर के बजाय उन्होंने क्या किया, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें दौड़कर चढ़ गए। और उन्होंने ये माना था कि जो डब्बा होगा वो खाली होगा, लेकिन उनके अनुमान के प्रतिकूल, यानी जो वो माना था उसके उल्टा हुआ, जो डिब्बा था वह निर्जर था, ठीक है। तो प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, तो डिब्बा क्या था, खाली नहीं था, ठीक है। आगे आगे कह रहे हैं कि लेखक, एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे, यानी कि बर्थ यानी होती है सीट। उस सीट पर क्या हुआ, लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन, यानी जो सज्जन थे सफेदपोश, वो पालथी मारकर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे, ट्रेन की वो जो सीट है उस पे। देखिए आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पे ये नवाब साहब हैं, ठीक है। तो ये क्या बैठे हुए हैं, सीट पर, बर्थ पर बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं, सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, ठीक है, तौलिए मतलब जो टवाल होता है। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत में चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी जैसे ही जो अपने लेखक है यशपाल जी, जब वो डिब्बे में कूदते हैं, यानी अचानक से जब जाकर चढ़ते हैं, तो जो नवाब साहब है उनकी आंखों में क्या दिखाई दिया, विघ्न। विघ्न मतलब होता है बाधा, ठीक है, तो बाधा दिखाई दिया, यानी असंतोष, वो थोड़े उदास से हो गए, लेकिन असंतोष सा दिखाई दिया, समझ रहे। सोचा हो सकता है कि यह कहानी के लिए सूझ की चिंता में यूं हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देख जाने की संकोच में हो। तो ये लेखक अब सोच रहे हैं कि हो सकता है कि जो ये नवाब साहब है वो भी किसी नई कहानी की सूझ में हो, ठीक है, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक कर देखने के लिए संकोच में हो। यानी जैसे खीरे जैसी कोई भी जो खीरा है वो एकांत में नवाब साहब ने खाने के लिए लिया होगा, लेकिन जो लेखक आए तो उन्हें असंकोच हो गया, कि यानी कि वो संकोच में थे, शक में थे कि अब कैसे खीरा खाएं, तो इनसे वो असंतोष दिखाई दिया। अब आगे देखते हैं क्या है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, उत्साह नहीं दिखाया, यानी कोई भी जैसे खुद का एटीट्यूड नहीं लाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आसमान में आंखें चुरा ली, यानी जो लेखक थे उन्होंने आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी आंखें चुरा ली, यानी उनकी तरफ नहीं देखा। अब यहाँ पे ये जो हमने पैरा पढ़ा है ये वाला, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो आपकी एक्सरसाइज में भी दे रखा होगा, ये रहा फर्स्ट। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे तनिक बात करने के लिए भी उत्सुक नहीं है। जो लेखक है हमारे कौन, यशपाल जी, तो उन्होंने नवाब साहब के किन हाव भाव यानी किन करतबों से उन्हें महसूस हुआ कि वो जो नवाब साहब है उनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। तो वो हम जो अंडरलाइन कर रखे हैं वो लिखेंगे आप इधर, ये देखिए। एक तो ये वाला लिखेंगे, डिब्बे में सहसा कूद जाने पर सज्जन की आंखों में विघन असंतोष दिखाई दिया। दूसरा आप लिखेंगे, नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, ठीक है। और एक आप ये देखिए, एक ये लिखेंगे, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, यानी लेखक की तरफ उन्होंने नहीं देखा। अभी से पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अभी आगे क्वेश्चन जो इसमें आएंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे पैरा पर। चलिए, ठाली मतलब होता है खाली, ठीक है, यानी खाली बैठे जो कल्पना करते हुए, पुरानी आदत है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगी। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा, और अब गवारा न होकर कि शहर का कोई सफेद पेश उन्हें मंजोले दर्जे में सफर करता देखे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो थाली यानी खाली बैठे हुए, यहाँ पे क्या है, खाली बैठे हुए कल्पना करते हुए की पुरानी आदत है।
ठीक है। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यानी जो लेखक जैसे लेखक हमारे तो नई कहानी के लिए आते हैं तो कुछ कल्पना करते हैं, क्योंकि नई कहानी कल्पना पे लिखते हैं। अलग अलग चीज़ें, हमें कुछ कहानी तो बननी चाहिए ना कल्पना के आधार पर, तभी तो नई कहानी लिख पाएंगे। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यानी जो अपने लेखक हैं वो क्या करते हैं, नवाब साहब की जो उन्होंने संकोच आया, उन्होंने असंतोष दिखाई दिया, उसका अनुमान करते हैं। क्या करते हैं, संभव नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। तो नवाब साहब क्यों आए थे बिल्कुल अकेले यात्रा करने, क्योंकि लेखक अनुमान लगा रहे हैं ताकि वो आराम से, किफ़ायत यानी होता है उनका फ़ायदा हो, ताकि वो विचार करके उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। ठीक है। तो उन्होंने क्या है, मतलब कि कुछ अनुमान या कुछ नई कहानी जो लिखने के लिए आते हैं, तो नवाब साहब बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान में किफ़ायत के सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। यानी नवाब साहब चाहते थे कि हम अकेले यात्रा करें, और अब गवारा न होकर हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब नवाब साहब आ गए हैं, तो नवाब साहब के सामने वो अब दिखाना नहीं चाहते कि जो कोई भी शहर का ये सफ़ेद पोश किसके लिए आया है। अब ये जो सफ़ेद पोश है ये आया है उन नवाब साहब के लिए। ठीक है, नवाब साहब के लिए, कि उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। ठीक है, जो मंजिले दर्जे में यानी जो मिडल लोग होते हैं ना, मतलब कि जो मिडल रहते हैं, उन दरवाजे में सफ़र करता देखे। ठीक है। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। अब जो नवाब साहब हैं, अब जो ये सफ़ेद पोश है, अब ये आया है सभ्य व्यक्ति के लिए, यानी अब आया हमारे लेखक यशपाल जी के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ है सफ़ेद पोश लेखक के लिए। ठीक है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। ठीक है, तो नवाब साहब क्या सोचते हैं कि लेखक ये सोच रहे हैं कि नवाब साहब ने ये सोचा होगा कि वो अकेले सफ़र के वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। यानी उन्होंने जो खीरे खरीदे थे वो अकेले सफ़र काटने के लिए खरीदे होंगे, लेकिन अब किसी को देखकर खीरे कैसे खाए जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब ने कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। मतलब कि लेखक जो है वो अपनी कनखियों से अब नवाब साहब को देख रहे थे, और जो नवाब साहब है ना उनकी तरफ न देखकर क्या करे, वो खिड़की की तरफ, यानी जो खिड़की होती है गाड़ी की, उसकी तरफ गौर कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि एक तरफ खिड़की के बाहर देख रहे थे, मतलब नवाब साहब की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पे इतना हो जाता है। तो अब एक बार फिर से अब जो नेक्स्ट पैरा आएगा, अब यहाँ पे देखते हैं एक बार। अब नवाब साहब कुछ बोल रहे हैं। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, यानी लेखक बोल रहे हैं कि फिर नवाब साहब उन्हें कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवाब साहब ने, अदाब अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो अदाब अर्ज क्या है, ये एक अभिवादन शब्द होता है, जैसे अपन बोलते हैं श्रीमान। तो यहाँ के जो नवाब साहब है इन्होंने बोला अदाब अर्ज, अदाब अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब कि खीरा खाएंगे क्या आप। ठीक है, तो अब देखिए, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, भांप लिया, भाव मतलब समझ लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा लेखक को, क्यों, क्योंकि अभी तो पहले जो वो थे वो डिब्बे की तरफ गौर कर रहे थे, समझ रहे हैं आप। क्योंकि अभी जो नवाब साहब थे वो क्या देख रहे थे, गाड़ी के डिब्बे की तरफ बाहर देख रहे थे, और फिर अचानक से लेखक से ये पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, आप क्या खीरे का शौक फरमाएंगे। देखिए, ये पूछ रहे हैं खीरे का शौक फरमाएंगे, तो ऐसा जो पूछना, वो तो ऐसा होता है ना कि जैसे अलग ही अजीब सा लगता है, ये क्या पूछ रहे हैं, पहले तो बाहर देख रहे थे। तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा उनका। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया की क्या फॉर्म है। तो ये नवाब साहब क्या देख रहे हैं कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में, यानी जो ये लेखक नवाब साहब है वो लेखक को मामूली लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए आगे, जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। तो ये क्या देते हैं, जो अपने नवाब साहब बोलते हैं किबला शौक फरमाए। अब देखिए, नवाब साहब ने फिर एक पलक खिड़की के बाहर देखकर गौर किया, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। ठीक है, तो जो अभी यहाँ पे जो खीरों के नीचे जो तौलिया रखा हुआ था, ये आप देख रहे हैं, जैसे ये खीरे हैं, इनके नीचे जो तौलिया रखा हुआ है, इन्होंने खीरों को हटाया और तौलिया झाड़कर क्या रख लिया। देखिए, दृढ़ निश्चय खीरों के नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। ठीक है, तो दृढ़ निश्चय अब आगे क्या होता है, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों की करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो नवाब साहब क्या करते हैं, देखिए, जो सीट जो खीरे के मतलब कि तौलिए के ऊपर जो खीरे पड़े थे, तो उन खीरों को उठाकर नवाब साहब पहले तौलिए को झाड़ते हैं, फिर क्या करते हैं आगे,
सीट के नीचे से लोटा उठाते हैं, फिर उसे खिड़की के बाहर धोते हैं, और फिर क्या करते हैं, जेब से चाकू निकालते हैं, और फिर दोनों खीरों को सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला, और फिर उसके बाद में उन्हें एहतियात से छील फाकों को करीने करीने मतलब होता है तरीके से, तो तरीके से सजाते गए नवाब साहब। अब आप बोल रहे हैं ये हमें क्यों बता रहे हो, मतलब कि आप जो क्वेश्चन है ये इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अभी बताएंगे आप। देखिए आप इतना करेंगे। अब जो ये एहतियात होता है, एहतियात का मतलब होता है सावधानी, ये ध्यान रखना, ठीक है, मतलब अच्छे से, मतलब ये सावधानी से खीरे काटे, ठीक है। तो इतना हो जाता है अपना यहाँ तक। तो हमने कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया। तो ये जो हम अंडरलाइन कर रखे हैं, ये आप सारा यहाँ से ये इतना लिख देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, कैसे योग्य बनाया था, लोटा उठाया उन्होंने और खीरे को खिड़की से बाहर धोए, और फिर जेब पहुँच के और उन्होंने जेब से चाकू निकाल के उन्हें अच्छे से झाग निकाला उनका, ठीक है, दोनों खीरों को सिरे को काट कर, और फिर सावधानी से उन्हें खीरों की फाकों को अच्छे तरीके से तौलिए पर सजा दिया। तो ये इतना आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि लेखक ने नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव देखकर क्या बात सोची। तो यहाँ से आप जो यहाँ पे बताए थे आपको, ये वाला, यहाँ से ये वाला आप सोचा होता है कि ये कहानी की सूझ में चिंता हो या संकोच में हो, तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे आप, ठीक है। चलिए देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अब आते हैं, अब बस इतना ही करेंगे, अब आगे और हम आगे क्वेश्चन बताएंगे आपको। जब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप, फिर एकदम एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, हमने क्या क्या कर लिया था अभी तक, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कि सबसे पहले जो पैसेंजर की जो लेखक थे वो आराम से नई कहानी, भीड़ से बचकर और एकांत में नई कहानी के संबंध में उन्होंने सेकंड क्लास का डिब्बा ले लिया था, और फिर ट्रेन छूटने वाली थी, उन्हें खाली समझकर एक अनुमान के प्रतिकूल वो डिब्बा निर्जन नहीं था, वहाँ पे कौन आदमी बैठे हुए थे, नवाब साहब, ठीक है, सफ़ेद पोश सज्जन, ठीक है। तो उनके सामने दो खीरे पड़े थे, और फिर हमने यहाँ देखा था कि उन लेखक के आते ही डिब्बे में उनकी आंखों में असंतोष दिखाई देता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, तो आप लिख देंगे ये वाला जो हमने बताया है कि डिब्बे में आकर उनकी आंखों में असंतोष दिखाई दिया, वो उनकी संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया उन्होंने, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है, फिर लेखक क्या सोचते हैं उनके बारे में। लेखक ये सोचते हैं कि जो ये नवाब साहब हैं वो भी उन्होंने भी ये मतलब कि खाली बैठने के लिए, यानी यात्रा अपने करने के लिए किफ़ायत से विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा, ठीक है। तो नवाब साहब ने भी सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा क्योंकि नई कहानी के विचार पे आए होंगे, ठीक है, लेखक ये सोच रहे हैं। फिर आगे नवाब साहब उन्हें फरमाते हैं कि क्या खीरे का शौक फरमाएंगे, और फिर नवाब साहब जो होते हैं वो खिड़की से बाहर खीरे को इस तरीके से धोते हैं, वो हमने आपको बता ही दिया, इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लखनऊ स्टेशन आता है उस पर जो नवाब साहब होते हैं वो खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, यानी जो खीरा कैसे काट के नमक मिर्ची, और फिर ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या ले लेते हैं, मतलब कि जीरा मिर्ची और पीसी हुई जो लाल मिर्च आती है, मतलब कि जो पहले से मिला हुआ आता है मिक्सचर, वो उन पे छिड़कने का सलाद पे, तो वो ले लेते हैं, ठीक है। जो एक ग्राहक है वो उन्हें दे देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरों की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्ची की सूखी बुरक दी, यानी जो नवाब साहब थे अपने, उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से खीरों को काटा और उन्होंने पे जीरा मिला, क्योंकि उन्होंने ग्राहक से लिया था, तो जीरा मिला नमक और लाल मिर्ची छिड़क दी, यानी बुरक दी, ठीक है। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख से रसवादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। यानी वो क्या कर रहे थे, जब जो नवाब साहब थे उनके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था, यानी कि जो वो क्रिया कर रहे थे उससे ये पता था कि उनकी मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा है। यानी जो खीरे को अपन जब बुरकते हैं तो जो खीरे में जो रसवादन आता है, आपको पता होगा कि जब भी अपन कुछ छिड़कते हैं तो थोड़ा थोड़ा रसवादन आता है, तो उसकी कल्पना में वो पल्लवित हो रहे थे, ठीक है। तो नवाब साहब को ऐसा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हम कनखियों में देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। यानी कि जो नवाब साहब के बारे में बोल रहे हैं ये, ठीक है, लेखक। अब देखिए
नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्ला शोक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है। तो नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखकर बोलते हैं कि क्या शौक फरमाएंगे दोबारा। तो ये क्या बोलते हैं, ये लखनऊ का बालम खीरा है। ठीक है, तो खीरे की विशेषता बता दें। फिर नमक मिर्ची छिड़क देने दिए जाने से ताजा खीरे की पनियात फाके देकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाने उचित समझा। अब देखो लेखक जो थे उन्होंने नमक मिर्ची जब बुरक देते हैं, ठीक है, तो नमक मिर्ची जो ताजे खीरों पर बुरक दी थी, तो पनियात फाके देखकर, यानी जो फाकों में पानी पानी आता हुआ देखकर लेखक के मुंह में पानी तो जरूर आ रहा था, लेकिन लेखक पहले मना कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना चाहते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, हम नहीं खाएंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या कहते हैं, शुक्रिया इस वक्त तलब नहीं हो रही, यानी जो है थोड़ी वो भूख महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शोक फरमाइए। तो क्या बोलते हैं, जो मैदा यानी जो पेट पर भी, पेट जो है वो भी क्या है, थोड़ा सा कमजोर यानी हल्का हो रहा है। ठीक है, तो आप ही क्या करिए, शोक फरमा लीजिए। तो देखिए अब नवाब साहब क्या कहते हैं, नवाब साहब ने इस तृष्ण आंखों से नमक मिर्ची के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। तो सतृष्ण क्या होता है, मतलब कि प्रभावित होना। ठीक है, किसी चीज को देखकर अपन प्रभावित होते हैं ना, कि ऐसे देखकर लगता है अपन को कि यार वो उसी चीज को देख रहा है। तो नवाब साहब भी क्या करते हैं, जो सतृष्ण आंखों से यानी एकदम भाव की आंखों से, एकदम एक प्रभावित होने की आंखों से क्या करते हैं, नमक मिर्ची के संयोग से चमकती खीरों की फाकों की ओर देखते हैं। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई, यानी पलके मूंद गई। ठीक है, तो अब लेखक क्या कहते हैं कि खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने निश्वास लिया। ठीक है, आगे क्या करते हैं वो, आगे करते हैं कि उन्होंने खीरे की जो फांक होती है, यानी एक जैसे अपन बोलते हैं एक टुकड़ा होता है, उसे उठाकर होठों तक ले गए और फिर फांकों को सूंघा और उनकी स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई, यानी एकदम ऐसे रसवादन करके अपनी आंखें जैसे बंद हो जाती है ना एकदम से, कितनी शानदार है। तो वैसे ही इनकी आंखें मूंद गई। फिर आगे क्या होता है, आंखों मुंह में पानी भर आए, पानी का घूट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। तो फिर क्या होगा, मुंह में पानी भर गया और पानी का घूट गले से उतरते हैं, तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी बाहर फेंक दिया। यानी वो क्या किया, अब ये भी क्वेश्चन आता है, एक मिनट अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले नवाब साहब ने क्या किया था, सतृष्ण आंखों से देखा खीरे की ओर प्रभावित होकर, फिर उसके बाद में क्या किया, वो खीरे की जो फाक उन होठों तक ले गए, रसवादन से उनकी पलकें मूंद गई। फिर उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में होठों तक ले जाने के बाद में नवाब साहब ने खीरों को बाहर फेंक दिया, यानी उन्हें खाया नहीं। अब देखिए, नवाब साहब ने खीरों की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए, यानी जो नवाब साहब थे वो खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर और वासना से रसवादन करके, यानी ऐसे झूठा दिखावा करके और खिड़की से बाहर फेंकते गए। ठीक है, आगे क्या होता है, नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख रहे हैं, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। देखिए अब क्या करते हैं, नवाब साहब जो थे उन्होंने खीरे की सारी जो फाक होती है वो मुंह तक ले गए और ऐसा लगा कि हाँ रसवादन की वासना की, और उन्होंने बाहर फेंक दिया, हर एक एक जो फाक थी सबको बाहर फेंक दिया, और जो तौलिया था उससे हाथ पहुंचा और गर्व से गुलाबी आंखों से पहुंच लिया, और गर्व से गुलाबी आंखों से देख लिया, मानो कह रहे हो, और लेखक की तरफ देख के बोलते हैं। फिर लेखक सोच रहे हैं मानो ये नवाब साहब कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, बताएंगे अभी यहाँ तक कीजिए आप, इतना करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। देखिए, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्ची भुनका अतः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका ऐसा करना उनके कैसे भाव को इंगित करता है, यानी दर्शाता है। तो नवाब खान साहब जो थे अपने सामने उन्होंने खीरा काटा था, उन्होंने अच्छे से नमक मिर्ची उस पर बुरकी थी, और उन्होंने क्या किया, उसे सूंघ कर ही बाहर फेंक दिया। तो ये पूछ रहे उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वही हम बता रहे हैं आपको कि जो नवाब साहब थे वो अपनी खानदानी रईसी दिखाना चाह रहे थे। जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इस वर्ड को समझ पाए, क्योंकि नवाब साहब जो थे वो अपनी खानदानी रईसी दिखाना चाहते थे। अगर आए ना तो ये लिखना है आपको। ठीक है, आप इतना लिखेंगे, पहले नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मुर्चा, फिर यहाँ पे लिखेंगे फिर सूंघकर बाहर फेंक दिया। फिर आगे लिखेंगे आप, क्योंकि वो अपनी खानदानी रईसी दिखाना चाह रहे थे, वो लेखक को दिखाना चाह रहे थे, ये होता है खानदानी रईसों का तरीका। अब आगे देखते हैं उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। ठीक है, तो जो लेखक थे यहाँ यहाँ तक तो आप लिख ही देंगे कि उनका ऐसा करना किसको दर्शाता है, उनकी जो उन्हें ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह अपनी जो खानदानी जो रईसी है यानी उसको उसकी धाक जमाना चाहते थे, यानी खानदानी रईसी दिखाना चाहते थे। ठीक है, ये तो कर दिया। अब इसको आप कैसे लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे, उनके मन में नवाबी प्रदर्शित करने का अहमपूर्ण भाव था, जिसमें वे नजाकत और अमीरी प्रकट कर रहे थे। ठीक है, जब वे एकांत में बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लेखक ने आने पर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया,
और उन्होंने करीने से खीरे काटे और उन पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्ची की सूखी बुरक दी। दुनिया की रीत से हटकर खीरे की फाकों को होठों तक ले जाकर उन्हें सूंघा और फिर एक एक करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो इसका आप ये लिखेंगे, हम आपको बता रहे हैं। चलिए ये लिख दिया। आप तीसरा देखो, तीसरा जो है हम लास्ट में करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं इसे अच्छे से। अब आइए इधर, चलिए। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। ठीक है, खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, इसमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नज़ाकत। ठीक है, फिर नवाब साहब क्या करते हैं, खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, मतलब कि लेट जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, हमें, फिर लेखक बोल रहे हैं, नवाब साहब बता रहे हैं कि हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़े, और वो क्या बताना चाह रहे थे कि यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और हमारी नज़ाकत। ठीक है, हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूरत कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये लेखक क्या कह रहे हैं कि हाँ, हम ये गौर कर सकते हैं, ये गौर कर रहे थे, यानी ये हम देख रहे थे कि अगर खीरा इस तरीके से खाया जाए, यानी सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होकर सूक्ष्म, नफीस और तो इस तरीके से खाया जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर खा सकता है, यानी अपन अपनी नवाबी जो है वो दिखा सकते हैं, दूसरों को, लोगों को बता सकते हैं कि हम ऐसे खाते हैं, समझे। लेकिन ये लेखक कह रहे हैं क्या उससे उधर की तृप्ति हो सकती है, यानी जो उधर है पेट, जिसे हम कहते हैं पेट, ठीक है, क्या उसकी तृप्ति यानी उसकी जो भूख है वो मिट सकती है। तो देखते हैं, नवाब साहब की ओर पेट भरने से ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर कह कर दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो अब नवाब साहब देखो, उन्होंने सूंघ कर ही खीरे को बाहर फेंक दिया। अब क्या कह रहे हैं, नवाब साहब की ओर पेट भरने की ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। ठीक है, अब नवाब साहब डकार और मारते हैं, अरे भाई ये कौन सा तरीका है। और नवाब साहब ने हमारी ओर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। तो क्या बोलते हैं फिर नवाब साहब, तो क्या बोल रहे हैं कि लजीज, लजीज होता है स्वादिष्ट, क्या बोलते हैं, खीरा स्वादिष्ट होता है लेकिन होता है शकील, शकील मतलब आसानी से नहीं पचता, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है, यानी जो हमारा पेट है, पेट पर बोझ डालता है, समझ रहे हैं आप। तो बोलो आप, नवाब साहब की देखो, जो खीरे को मुंह तक ले गए और फिर उन्हें खाया भी नहीं और ट्रेन के बाहर फेंक दिया एक एक करके, और अब क्या बोल रहे हैं कि खीरा, फिर डकार ओढ़ ली उन्होंने। देखो आप, रुको रुको, ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक, मतलब कि ये देखो क्या बता रहे हैं लेखक कि हमारे क्या है, हमारी तो आंखें खुल गई भाई। आगे कैसे, क्योंकि ये है नई कहानी के लेखक भाई, बिना खीरा खाए डकार डकार मारते हैं और फिर बोलते हैं कि ये होता है खीरा, मैदे पर बोझ डालता है। अरे भाई मारो मुझे मारो। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना के पात्रों, लेखक की इच्छा मात्र नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक बोलते हैं कि जो खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाता है और डकार भी आ जाती है, देखो। तो फिर क्या बोलते हैं, लेखक हमसे पूछ रहे हैं कि क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो इसका आंसर होगा नहीं। देखो दोस्तों, ये आपके खुद के प्रश्न दिया गया है। देखो ये रहा तीसरा प्रश्न, देखिए, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल की इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका जो आप उत्तर देंगे वो हम आपको बता रहे हैं, वो इस तरीके से लिखना है आपको। देखिए हम बताते हैं, हमारे हमारे मत में, यानी हमारे विचार से, बिना घटना, यहाँ से लिख देंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन लगाएंगे, इतना, बिना विचार, घटना और पात्रों के नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। अब आप रीज़न भी देंगे क्यों नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कहानी लिखने में विचार, घटना और पात्र तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये लिखेंगे आप। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः यशपाल जी का जो ये कथन है वो नई कहानी पर व्यंग है, यानी जो नई कहानी वो लिखना चाहते हैं उस पर व्यंग है। हम बिना विचार और घटना के कहानी नहीं लिख सकते, इसलिए हम यशपाल जी के विचार से सहमत नहीं हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे आप। अब चौथा देखिए, आप इस निबंध को और क्या नाम दे सकते हैं। तो अब हम दे सकते हैं खानदानी रहीसी, आप ये दे सकते हैं खानदानी रहीसी दे सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। और दूसरा आप नाम दे सकते हैं इसे दिखावे की जिंदगी, ये भी दे सकते हैं, दिखावे की जिंदगी। ठीक है, आप ये भी दे सकते हैं नाम, समझ रहे हैं। और क्या नाम दे सकते हैं, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा और आप क्या नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं इसे यहीं पे ही। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। तो आज का चैप्टर यही होता है, नेक्स्ट चैप्टर तक मिलते हैं। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करके बताइएगा
कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।